कक्षा 12वीं हिंदी कोर की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड से ली गई कविता है कविता के बहाने, जो कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो में इस कविता का सार और वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। प्रस्तुत कविता कविता के बहाने कवि के एक संग्रह से ली गई है, जिसका नाम है इन दिनों। इन दिनों कवि का एक संग्रह है, ठीक है। उसमें से एक कविता उठाकर आपके सिलेबस में डाल दी गई है, कविता के बहाने। अब इस कविता के अंदर कवि ने यह बताया है कि कैसे कविता जो है उड़ती है। जैसे आपको ये पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं ना, ठीक है, चिड़िया उड़ती हुई दिख रही है। तो कवि बताते हैं इस कविता में कि जिस तरीके से ये चिड़ियाएं उड़ती है ना आसमान में उड़ती है चिड़िया, उसी तरीके से कविता जो है, कविता भी उड़ती है, ठीक है। कविता भी आसमान में उड़ान भरती है। तो एक तो ये वाली बात हुई, ठीक है। परंतु चिड़िया जो है एक सीमा तक ही उड़ सकती है, पर कविता आसमान में नहीं उड़ती। कविता कहाँ उड़ती है? कविता में होती है कल्पनाएं, ठीक है। कविता का वेग है कल्पनाएं। तो कविता अपने भावों में जो है वो उड़ती है। जो ये चिड़ियाएं हैं, ये आसमान पे एक सीमा तक उड़ सकती हैं, उसके ऊपर वो नहीं जा सकती। परंतु कविता जो है वो उसकी जो सीमा है वो अनंत है। मतलब कविता बहुत दूर तक उड़ सकती है, चिड़िया एक सीमा तक ही उड़ती हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो यहाँ पर हमको अंश मिलेगा वो मिलेगा चिड़ियाओं के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे अंश के ऊपर। फिर कवि ने पहले चिड़िया की बात करी, फिर कवि ने कविता की ही तुलना किससे करी है? फूलों से। तुलना और समानता दोनों ही साथ साथ चलेगी। पहले चिड़िया से करी है, उसके बाद वो फूलों की बात बताते हैं, ठीक है। कि जिस तरीके से फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं ना, उसी तरीके से कविताएं भी जो हैं वो खिलती हैं, ठीक है। उसके बाद कवि बताते हैं, बच्चों के ऊपर आते हैं। फिर वो कविता और बच्चों को बताते हैं कि जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं, खेल खिलाते हैं, अंदर बाहर घर के खेलते कूदते रहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से कविताएं भी ऐसी होती हैं। कवि कविता में भी भीतर मन की बात कर लो, या घर के बाहर अंदर की बात कर लो, तो वो भी कविताओं में सारी की सारी चीजों को जो है स्थान देते हैं। तो यही इस कविता में बताया गया है। पहले चिड़िया, उसके बाद फूल और तीसरे में बच्चे। तो ये तीन चीजें हैं यहाँ पे जो बताई गई हैं, और तीनों की ही जो है समानता और तुलना कवि ने किससे करी है? कविता से करी है, ठीक है। तो अब इसका व्याख्यान करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, ठीक है। अर्थात कवि क्या बताते हैं कि कविता भी एक उड़ान है। जिस तरीके से चिड़िया उड़ान भरती है ना, चिड़िया उड़ती है, ठीक है, उसी तरीके से क्या है, कविता में भी एक उड़ान होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अर्थात कवि क्या कहते हैं, वो कविता को क्या मनाते हैं? कविता तो भाई बड़ी है, और ये जो है चिड़िया है वो छोटी है। कैसे, क्यों छोटी बताई गई है? कि उसकी उड़ान क्या जाने। जो चिड़िया है वो कविता की उड़ान भाई क्या जाने। अर्थात चिड़िया तो बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि चिड़िया जो है वो आकाश में एक सीमा तक ही उड़ सकती है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकती। उसकी औकात के बाहर है उससे ऊपर उड़ना, ठीक है। आसमान पे एक सीमा तक ही चिड़िया उड़ेगी, उसके ऊपर वो नहीं उड़ सकती। तो परंतु कविता क्या है? कविता जो है बहुत दूर तक जो है उड़ती है। और कविता कहाँ उड़ती है? कविता की उड़ान कहाँ है? कविता की उड़ान है कल्पना की उड़ान। कविता कल्पनाओं में है। कविता की अगर हम कल्पना करें, ठीक है, तो वो जो है वो अनंत है। इसकी कविता की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अगर हम कल्पना करें तो इसकी कोई सीमा नहीं है। पर एक तरफ हमारे पास चिड़िया है और दूसरी तरफ कविता है। तो चिड़िया एक सीमा तक उड़ेगी, और कविता जो है वो उसकी जो उड़ान है, कल्पनाओं की उड़ान, वो अनंत है, उसमें कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे चिड़िया हो गई कम और कविता हो गई ज्यादा, ठीक है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अर्थात चिड़िया उड़ती है, चिड़िया क्या उड़ती है? अंदर बाहर उड़ रही है, इस घर से उस घर, छतों पे मतलब उड़ती जा रही है ना, छत मतलब आसमान पे, तो चिड़िया ऐसे उड़ती जा रही है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता के पंख क्या है? कल्पनाओं के पंख, ठीक है। तो कविता में जो पंख लगे वो कैसे हैं? वो ऐसे पंख है कि चिड़िया क्या जाने। चिड़िया के पंख तो है, कविता के पंख के आगे वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रखते। क्यों?
चिड़िया क्या जाने, मतलब इस प्रश्न से कहीं ना कहीं वो जो है चिड़िया को कम आंकते हैं कवि, ठीक है। और कविता में इतने ऐसे पंख लगे हैं कि जो उसको जो है बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाती है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। और कविताएं भी क्या है, कविता भी एक घर से दूसरे घर जाती है, अर्थात कविता कवि केवल इसलिए नहीं लिख रहा कि भाई मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मैं दिल्ली वालों के लिए कविता लिख रहा हूं, मैं बिहार वालों के लिए नहीं लिख रहा हूं, मैं राजस्थान वालों के लिए नहीं लिख रहा हूं। वो कविता जो है पूरी दुनिया में फैलेगी ना, ठीक है। और ये जो हमारी चिड़िया है वो आसमान की एक सीमा तक ही उड़ेंगी, पर कविता जो है वो सारी दुनिया में फैलेगी, ठीक है, सब तक पहुंच जाएगी वो कविता। तो एक घर से दूसरे घर तक पहुंचती है कविता, और साथ ही साथ कविता के जो पंख लगे हैं वो उसकी उड़ान कैसी देते हैं, वो इतनी बड़ी उड़ान देते हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसे ही चिड़िया को कवि कहते हैं, प्रश्नवाचक शैली से उसको कम आंकते हैं कि चिड़िया क्या जाने, मतलब चिड़िया को क्या पता यार कविता कहाँ तक उड़ सकती है, कविता कहाँ तक जा सकती है, कविता में क्या किस तरह के पंख लगे, तो चिड़िया को क्या पता। मतलब चिड़िया ने आपसे आके कोई पंगा नहीं लिया, परंतु आपने चिड़िया को अपने आप ही कम बता दिया। और कारण क्या रहा कि कविता के महत्व को कवि यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं, ठीक है, कविता का महत्व दर्शाना चाहते हैं, कविता की प्रमुखता को कवि यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो है बाकी सब चीजों से कविता की तुलना करके कविता को ही ऊपर बताया है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, अर्थात कविता क्या है, कविता भी खिलती है, फूल खिलते हैं ना, फूल खिलते हैं, ऐसे ही कविता भी खिलती है। क्यों, कविता के अंदर प्रसन्नता नहीं होती, फूल का खिलना भी तो हम प्रसन्नता से जोड़ते हैं, तो कविता का भी तो हम खिलना हम प्रसन्नता से जोड़ेंगे। कविता हंसी खुशी रोने हर तरीके की होती है, तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, तो कविता भी खिलती है बिल्कुल फूलों की तरह, ठीक है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब वही बात, पहले तो मैं चिड़िया को कम आंक रहा था, अब मैंने फूल को कम आंका, तो फूल क्या जाने भाई चिड़ियाओं का खिलना, मतलब सबसे खिली हुई चीज हमें ये फूल दिख रहा है इतना बड़ा खिलता हुआ, पर जहां पर कविता आ गई तो उस कविता के मायने में ये जो फूल है ये क्या हो गया, कम हो गया, और हमने कविता को जो है ऊपर मान लिया कि इससे ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं है। तो कविता जो खिलती है वो फूलों से कहीं ऊपर अधिक खिलती है, और हमने फूल को बिना, फूल ने मुझसे कुछ नहीं कहा पर मैंने फूल से पंगा ले लिया, कवि ने पंगा ले लिया कि भाई तू तो कम है, तुझे क्या पता कविता में कितना दम होता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, मतलब जो फूल भी है वो बाहर भीतर इस घर उस घर जाते हैं। मान लो फूल है, ठीक है, फूल को एक घर से दूसरे घर जाते हैं, पूजा के फूल आते हैं, हम जाते हैं बाजार से माला खरीदते, ठीक है, तो एक घर से दूसरे घर जाते हैं, वो जो माला बनाने वाली है वो अपने घर से बना रही है फूल को, ठीक है, और जो फूल है वो आए किसी और घर से है, तो ये एक घर से दूसरे घर फूल तो जा रहे हैं, परंतु साथ में जो है हमारी कविताएं भी जा रही हैं। तो एक फूल जो है वो एक सीमा तक ही किसी के घर तक जा सकते हैं, परंतु कविता जो है वो अनंत है, वो हर जगह जा सकती है, पूरी दुनिया में फैल सकती है, ठीक है। बिना मुरझाए महकने के माने, बिना मुरझाए महकने के माने, अब फूल है, फूल क्या होगा कि एक दिन मुरझा जाएगा ना, फूल है वो तो एक समय तक ही खिला रहेगा, उसके बाद क्या होगा वो मुरझा जाएगा, तो फिर क्या होगा अब उस, और कविता क्या है, कविता जैसी है वैसी ही वो बनी रहेगी, कविता की खिलखिलाहट कभी भी खत्म नहीं होगी। तो मुरझाएगा कौन, फूल तो मुरझा भी जाएगा, उसकी महक जो है, उसकी जो सुगंध है, उसकी खुशबू है वो क्या है, वो भी एक सीमा तक ही रहेगी, ठीक है। महक और मुरझाना ध्यान रखना कि एक सीमा तक, एक समय तक ही है, ठीक है, एक समय तक ही वो जीवित रह सकती है, परंतु कविता जो है वो कविता सदैव जीवित रहेगी। कविता में से ना तो उसकी महक खत्म होने वाली है, महक की बात करें, उसके मुरझाने खिलने की बात करें, तो सीधा का सीधा अर्थ कहां से लेते हैं कि भाई ये जो कविता है, कविता की जो कल्पना है, कविता का जो महत्व है वो सदैव बना रहता है, क्योंकि एक बार कवि ने कविता लिख दी, हम उसके शब्दों को चेंज कर सकते हैं। अब ये पूरी की पूरी कविता यहाँ लिखी हुई है, जैसी लिखी कवि ने वैसी तो रहेगी, फूलों की तरह ना तो अपना आकार बदलेगी, ना उसका रंग बदलेगी, ना उसका खिलना मुरझाना होगा, ना उसकी जो है महकने की बात होगी, तो ऐसा कुछ तो कविता तो नहीं कर सकती, कविता जैसी बन गई, ठीक है। और फिर कवि बताते हैं फूल क्या जाने, फूल क्या जाने, फूल एक बार में तो खिल गया, ठीक है, एक बार को तो फूल खिल गया, उसके बाद वो मुरझाता भी है, उसकी महक में भी कम ज्यादा कमती बढ़ती होती रहती है, परंतु कविता बिल्कुल ही समान रहती है, वो जैसी है वो वैसी की वैसी ही रह जाती है। तो इसलिए कवि फिर से उसको जो है कविता को कम आंकने लगते हैं, फूल को कम आंकने लगते हैं। फूल क्या जाने भाई कविता के महत्व को, फूल क्या जाने कविता का खिलना, फूल क्या जाने उसका महकना, उसका मुरझाना,
ठीक है, कविता सदैव खिली रहती है परंतु फूल एक समय के बाद मुरझा जाता है। कविता हमेशा महकती रहती है, उसमें से सुगंध आती रहती है, ठीक है, पर फूल में एक समय तक ही जो है ये चीजें रहेंगी। उसके बाद कवि ने बच्चों की बात की है, ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है। पहली हमारी चिड़िया थी, दूसरा हमारा फूल था, तीसरा बच्चे आ गए। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब कविता भी क्या है, एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता खेलती है, जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे कविता भी खेलती है। कविता में किससे खेलती है, कविता में क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तो कवि क्या करता है, शब्दों के माध्यम से ही, शब्दों के प्रयोग से ही कवि क्या करता है, कविता को रचता है। तो शब्दों का खेल ही कविता को बनाता है। शब्दों को ही लिया ना कवि ने, इतने सारे शब्दों को जोड़ के उसने जो है तुकबंदी सी बना दी और उसने कविता बना डाली। तो शब्दों के ही, शब्दों के खेल से मतलब कवि शब्दों से खेला, उसके बाद उसने कविता की रचना कर दी। जैसे बच्चे भी खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं, खुश होते हैं, तो इसी तरीके से जो है कवि ने भी क्या किया है, शब्दों के साथ खेलकर कविता का निर्माण किया है। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अर्थात क्या है, जैसे एक बच्चा होता है, घर के अंदर भी खेलता है, घर के बाहर भी खेलता है, यह घर भी खेलता है, वह घर भी खेलता है। मतलब अलग अपने यार दोस्तों के घर चले जाते हैं ना आस पड़ोस में, तो बच्चा वहां भी खेल रहा है, वो घर के बाहर जो है बरामदा बना है वो वहां भी खेल रहा है, वो गली के अंदर खेल रहा है, वो पार्क में खेल रहा है, वो हर जगह खेल रहा है। तो वैसे भी सब घर एक कर देने के माने, मतलब सब घर एक कर देता है बच्चा खेलते हुए, बच्चा ही जाने। तो यहाँ पे कवि बताते हैं कि बच्चा ही जाने कि वो क्या कर रहा है, कि वो एक घर से दूसरे घर जा जाकर खेल रहा है। जैसे बच्चा अपने अपने खेल का मतलब तो बच्चे को ही पता है ना, बच्चा खेल रहा है, उसका खेल बच्चा ही जाने, ठीक है, बच्चे का खेल है, बच्चा ही जाने कि वो क्या खेल रहा है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर बच्चा खेल रहा है, बच्चे की लीला बच्चा जाने, ठीक है। पहले तो हमने बच्चे की बात की कि बच्चा है, बच्चा खेल रहा है। उसके बाद क्या है, बच्चा खेल रहा है, बच्चे का खेल बच्चा ही जाने, कभी वो बाहर खेल रहा है, कभी इसके घर में खेल रहा है, कभी उसके घर में खेल रहा है, जो भी खेल रहा है वो बच्चा जाने। ऐसे ही कवि बताते हैं कि कविता जो है वो भी कवि ही जाने, क्योंकि कवि खेल रहा है। कवि किससे खेल रहा है, कवि खेल रहा है शब्दों से। तो जैसे बच्चा खेल की लीला जाने ना, वैसे ही इसकी लीला भी कौन जाने, इसका कवि की लीला भी कवि ही जाने। बच्चों का खेल बच्चों की समझ में आता है, भाई हमें नहीं आता, कभी इस कोने में बैठ के खेल रहा है, कभी उस कोने में खेल रहा है, कभी इसके घर खेल रहा है, उसके घर खेल रहा है। हम बड़ों को बच्चों के खेल समझ नहीं आते, बच्चे अपने खेल की लीला खुद जाने। वैसे ही कवि कहते हैं कि भाई ऐसे ही कवि भी जो है शब्दों से खेलता है, तो शब्दों से खेलने की जो उसकी लीला है, जो उसका खेल है, वो भी कवि ही जाने। तो सबको अपने अपने काम दे दिए। देखो पहली दो चीजें बताई कवि ने, चिड़िया और फूल, उन दोनों में एक अलग अंतर बताया, ठीक है। पर यहाँ पे बच्चों में उन्होंने बताया है कि यहाँ पे बच्चों को कम नहीं आका उन्होंने, जैसे कि फूल ही जाने, फूल क्या जाने कि भाई मैं किस तरीके से महकता हूँ, कविता की महक को, है ना। पर यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि जिस तरीके से बच्चे भी खेलते हैं ना, उसी तरीके से कवि भी जो है वो शब्दों से खेलता है। अब बच्चों को खेलने में क्या आता है, बच्चे खेलते हैं तो क्या होते हैं, वो मनोरंजन करते हैं अपना, उनको क्या मिलता है, इसमें आनंद मिलता है खेल के, ठीक है। तो ऐसे ही कवि को कहाँ आनंद मिलता है, कविता रचकर, ठीक है। कविता रचना में कवि को मनोरंजन भी मिलता है और आनंद भी मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही वो बताते हैं कि भाई बच्चे जो है, बच्चों की लीला बच्चे जाने, कवि की लीला कवि जाने, बच्चों का खेल बच्चे जाने, कविता रचना का जो खेल कवि खेलता है वो लीला भी कवि ही जाने। बस इतनी सी कविता है। इस कविता में केवल जो है यहाँ पे जो पूरी कविता में लगभग जो है मानवीकरण अलंकार का अत्यधिक प्रयोग किया गया है, क्योंकि मानव से जो है चीजों की तुलना की गई है, जैसे फूल है, चिड़िया है। कविता को और सरल माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ बिंदु मैंने लिख दिए हैं, 3 बिंदु, ठीक है। जैसे पहला है मेरे पास, सबसे पहले कवि ने किससे तुलना करी है, चिड़िया से करी है, फिर दूसरे फूल से और तीसरा बच्चों से। अगर ये 3 चीजें समझ में आ जाएं तो पूरी की पूरी कविता समझ में आ जाए, ठीक है। कविता में 3 ही बातें बताई गई हैं। एक चिड़िया को कविता से, चिड़िया की किससे की गई है, कविता से तुलना की गई है, और फूलों की कविता से तुलना की गई है। चिड़िया और फूल, चिड़िया क्या करती है, आसमान में उड़ती है, पर आसमान में वो एक सीमा तक ही उड़ पाती है। फिर आते हैं हमारे पास फूल
फूल क्या है, फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, सुगंध देते हैं, ठीक है। ये भी एक सीमा तक ही देते हैं, फिर एक सीमा के बाद इनका जो है खिलना मुरझाने में परिवर्तित हो जाते हैं, इनकी सुगंध में भी कमी आ जाती है, ठीक है। पर कविता के अंदर दोनों ही बातें कॉमन है, क्या कि अगर हम चिड़िया से उसकी तुलना करें या फूल से करें तो कविता की कल्पना जो है वो चिड़िया की उड़ान से ज्यादा बड़ी है। कविता में जो खिलना, कविता का जो खिलना है वो फूलों के खिलने से ज्यादा है। फिर आते हैं बच्चों पे, ठीक है। तो बच्चे क्या है, बच्चों में बच्चे खेलते हैं, कहाँ कहाँ खेलते हैं, घर के अंदर भी खेलते हैं, बाहर भी खेलते हैं, इनकी एक अपनी ही अलग लीला है और जो बच्चे ही जाने। वैसे ही कवि बताते हैं कि कविता लिखने में जो कवि की है, कवि का क्या काम है, कवि खेलता है शब्दों से। बच्चों के अपने खेल होते हैं, कवि का अपना खेल है। कवि का क्या खेल है, कविता लिखना। कविता लिखना कवि का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों की लीला बच्चे ही जाने, वो अंदर खेले या बाहर खेले। ऐसे ही कवि की लीला भी कवि ही जाने कि वो कैसी मर्जी जो है कविता लिखे, उसमें उसको रस मिलता है। यहाँ पे बच्चों को खेल कर जो है बच्चे जो है मनोरंजन करते हैं, ऐसे ही कवि भी जो है कविता लिख कर अपना मनोरंजन करता है, आनंद से भर लेता है, ठीक है। तो बस यही 3 बातें अगर याद रखोगे तो पूरी कविता बड़ी ही आराम से जो है हो जाएगी।